आज जो फर्स्ट रिएक्शन हम कंसिडर करेंगे उसका नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन मिथाइल कीटोन्स के आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट के तौर पर भी काम करती है। हेलोफॉर्म रिएक्शन Haloform reaction is given by मिथाइल कीटोन्स, ऐसे कीटोन्स जिनके एक साइड मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो, RC डबल बॉन्ड OCH3 मिथाइल कीटोन्स, या 2 डिग्री मिथाइल एल्कोहल्स। 2 डिग्री मिथाइल एल्कोहल्स भी ये रिएक्शन देते हैं। 2 डिग्री मिथाइल एल्कोहल्स वो होंगे जिसमें मिथाइल ग्रुप होगा और पास वाले कार्बन पर OH ग्रुप होगा, ठीक है ना, और कोई एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा। तो 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल्स भी ये रिएक्शन अंडरगो करते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल्स में सिर्फ इथेनॉल ये रिएक्शन अंडरगो करता है, क्योंकि इथेनॉल में भी CH3CHOH इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इथेनॉल को भी अपन इस तरह से एक 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल की तरह लिख सकते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल्स में, प्राइमरी अल्कोहल्स में सिर्फ इथेनॉल हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, और एसिटल्डिहाइड्स में सिर्फ एल्डिहाइड्स में सिर्फ एसिटल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है, एसिटल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन वही सब्सटेंसेस देंगे जिनकी शुरुआत इस तरह से हो, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O जिनके स्ट्रक्चर में हो, या फिर CH3CHOH उनके स्ट्रक्चर में हो। CH3C डबल बॉन्ड O इस तरह का एसिटाइल ग्रुप उनके स्ट्रक्चर में हो। तो ये आप देख सकते हैं मिथाइल कीटोन्स में है, एसिटल्डिहाइड में है। इसके अलावा 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल्स और इथेनॉल भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन का जो रिएक्टिंग एजेंट है वो X2 मतलब हेलोजन प्लस NaOH है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन प्लस NaOH, क्लोरीन इज डाइल्यूट एल्कलाइन मीडियम, या ब्रोमीन इन डाइल्यूट बेसिक मीडियम NaOH या KOH। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH नहीं लेना है। आयोडीन इन डाइल्यूट NaOH या KOH। आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन भी पढ़ी होगी। क्लोरीन जो है वो डाइल्यूट अल्कलाइन मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट करता है और क्लोराइड आयन और हाइपोक्लोराइट आयन में कन्वर्ट होता है इन डाइल्यूट बेसिक मीडियम। डाइल्यूट बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है, और अगर स्ट्रांगली बेसिक मीडियम रहे और थोड़ा टेम्परेचर भी हायर साइड पर रहे, मतलब बेस ज्यादा अमाउंट में ऐड किया गया हो, तो एक दूसरी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है जिसमें ClO3 माइनस आयन, क्लोरेट आयन बनेगा। तो फिलहाल हमने डाइल्यूट बेसिक कंडीशंस ली हैं, इसलिए क्लोरेट आयन नहीं, हाइपोक्लोराइट आयन मिलेगा, हाइपोक्लोराइट आयन। सबसे पहले जानते हैं कि रिएक्शन ओवरऑल है क्या। RC डबल बॉन्ड OCH3, इसकी रिएक्शन, ये मिथाइल कीटोन है, इसकी रिएक्शन X2 प्लस NaOH से करा रहे हैं। इस कॉम्बिनेशन की जगह कई बुक्स में NaOX भी लिखा रह सकता है, क्योंकि जो हैलोजन है वो बेसिक मीडियम में जाकर हाइपोहेलाइट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, हाइपोहेलाइट आयन में। तो इस कंपाउंड को अपन सोडियम हाइपोहेलाइट भी कह सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और इसमें सोडियम हाइपोहेलाइट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जा सकता है। तो रिएजेंट या तो Cl2 प्लस NaOH लिखा रहेगा या फिर NaOCl लिखा रहेगा। उस केस में प्रोडक्ट बनेगा। उस केस में आप देखेंगे यहां से बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा
आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस Na+, कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा, साथ साथ CHX3 मिलेगा, ट्राई हेलो मीथेन या हेलो फॉर्म, इसी कंपाउंड को कॉमन नेमिंग में हेलो फॉर्म कहते हैं, या ट्राई हेलो मीथेन, IUPAC नेमिंग में ट्राई हेलो मीथेन बोलेंगे। इसके अलावा हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, जिसमें पेरेंट कंपाउंड के कंपैरिजन में एक कार्बन कम होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक स्टेप डाउन रिएक्शन है क्योंकि पेरेंट कंपाउंड के मुकाबले प्रोडक्ट में एक कार्बन एटम कम हो गया है। तो इस तरह की रिएक्शंस भी सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक मीडियम में होने वाली है रिएक्शन कीटोन्स के अल्फा हाइड्रोजन के एसिडिक नेचर पर बेस्ड है। कीटोन्स या एल्डिहाइड्स जो होते हैं उनमें फंक्शनल कार्बन के पास वाला कार्बन, जिसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, उस पर लगा हुआ जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, एसिडिक इन नेचर, और सॉल्यूशन में प्रेजेंट कोई स्ट्रॉन्ग बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, रिमूव कर सकता है, और ऐसा ही यहां पर होगा। यहां से H+ का रिमूवल होगा, RC डबल बॉन्ड O CH2-, ये एनायन बनेगा, और आप देख सकते हैं ये एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना, इसी वजह से हम अल्फा हाइड्रोजन को एसिडिक कह रहे हैं। अल्फा हाइड्रोजन को एसिडिक क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि उसका जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो रिलेटिवली स्टेबल बन रहा है। कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा मानी जाती है। तो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है? क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है उसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखें, RCO- डबल बॉन्ड CH2, इसको इनोलेट आयन कहते हैं, इनोलेट आयन। देखो एक तो होता है इनॉल जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और OH ग्रुप भी हो, सेम कार्बन पर डबल बॉन्ड हो और हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो उसको अपन इनॉल कहते हैं, और इनॉल में OH ग्रुप से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो उसको अपन बोलते हैं इनोलेट। इस तरह का स्पीशीज इनोलेट आयन कहलाता है, और इनोलेट आयन हमेशा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। यहां पर मैंने इनोलेट आयन के 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है इनमें से मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है? ये सेकेंड वाला स्ट्रक्चर ही ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर रिजाइड कर रहा है। ठीक है ना? लेकिन अब ये वाला नेगेटिव चार्ज अगर इस तरफ अपना पाई बॉन्ड बनाए और इधर इलेक्ट्रॉन पुश करे तो फिर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उस कार्बन के नेगेटिव चार्ज के कारण यहां से अपन एक Cl+ को एब्स्ट्रैक्ट कर पाते हैं। देखो जैसे कोई Cl2 मॉलिक्यूल इस डबल बॉन्ड को अप्रोच करेगा ना, इलेक्ट्रॉन रिच रीजन को अप्रोच करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण पास में आने वाले क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो दूर है क्लोरीन उस पर थोड़ा नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। वैसे तो क्लोरीन मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल में कोई पोलैरिटी नहीं होती, लेकिन जब कोई क्लोरीन मॉलिक्यूल इस डबल बॉन्ड को अप्रोच करेगा, या ये बोले इस नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को अप्रोच करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के रिपल्शन के कारण इस क्लोरीन मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवे फ्रॉम द एनायन शिफ्ट होगा, इस वजह से पास वाले क्लोरीन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर वो उस क्लोरीन पर इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, या ये बोले कि इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बनाने के बाद स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O CH2 Cl। एक Cl के लगने के बाद
This alpha hydrogen is even more acidic. एक क्लोरीन के लगने के बाद ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये और भी ज्यादा एसिडिक है as compared to the original ketone. ओरिजिनल कीटोन का जो अल्फा हाइड्रोजन था उसके मुकाबले इस क्लोरीनेटेड कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन और भी ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि ये जो क्लोरीन है ना ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब अब यहां से OH माइनस आयन एक और एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव कर लेगा, रिजल्टिंग एनायन ये है CH माइनस Cl। देखो ये जो क्लोरीन है ना ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। नेगेटिव चार्ज की तरफ अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तब वो नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करेगा, और नेगेटिव चार्ज को कोई पुल करेगा इलेक्ट्रॉन रिच रीजन से, इलेक्ट्रॉन अगर कोई स्पीशीज पुल कर रहा है तो फिर वो एनायन को स्टेबलाइज करेगा। तो ये जो एनायन बना है ये प्रीवियसली फॉर्म्ड एनायन से भी ज्यादा स्टेबल है। ये भी अपने आप में एक इनोलेट आयन है। इनोलेट आयन ये भी है। और इसके बाद फिर से पहले वाली प्रोसेस रिपीट होगी। फिर से ऑक्सीजन का लोन पेयर इस तरफ अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इस कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आने लगेगा और वो नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन क्लोरीन पर अटैक करेगा और क्लोरीन वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ऐसा होने के बाद इस मॉलिक्यूल पर अब 2 क्लोरीन एटम्स अटैच हो चुके हैं। अब फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगी। फिर से OH माइनस आयन आएगा। OH माइनस आयन इसका एक और बचा हुआ हाइड्रोजन रिमूव कर लेगा और उस हाइड्रोजन के रिमूव होने के बाद एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगी और हमें ट्राइक्लोरो मिथाइल एसीटोन मिल जाएगा। इसको अपन बोल सकते हैं ट्राइक्लोरो मिथाइल कीटोन। So this is a trichloromethyl ketone. फिर से देख लो, एल्डिहाइड्स का या कीटोन्स का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है नेचर में, क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। कॉन्जुगेट बेस को अपन इनोलेट आयन कहते हैं। इनोलेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। फिर ये इनोलेट आयन एक क्लोरीन मॉलिक्यूल पर या किसी ब्रोमीन आयोडीन मॉलिक्यूल पर अटैक करता है, वहां से पॉजिटिव चार्ज को Cl प्लस को या Br प्लस को रिमूव करता है और वो Cl जाकर अल्फा कार्बन पर अटैच हो जाता है। और ये वाली प्रोसेस 2 बार और रिपीट होगी। 2 बार और क्लोरीन मॉलिक्यूल अल्फा कार्बन के साथ अटैच होगा और हमें एक ट्राइक्लोरोमिथाइल कीटोन मिल जाएगा। अब इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं बचा है। अब जो OH माइनस का अटैक होगा वो इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन पर होगा। इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और CCl3 ग्रुप के आने के बाद और भी ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। इसके चलते OH माइनस अब यहां पर अटैक करेगा। पहले तक वो एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव कर रहा था, अब वो फंक्शनल कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है ना? तो ऐसा होने के बाद ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। फिर इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के अंदर वैसी ही प्रोसेस होगी जैसी प्रीवियसली हुई है। ये लोन पेयर फिर से यहाँ पाई बॉन्ड बनाने जाएगा और CCl3 माइनस अपने आप में एक बैटर लीविंग ग्रुप है, वो डिपार्ट करेगा। तो प्रोडक्ट बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O OH प्लस CCl3 माइनस। CCl3 माइनस इतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं है क्योंकि कार्बन पर 3 क्लोरीन लगे हुए हैं और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। ध्यान रहे चार्ज का एक जगह इकट्ठा हो जाना डिस्टेबलाइजिंग है
और चार्ज का डिस्पर्स हो जाना स्टेबलाइजिंग है। तो अगर इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और कोई ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है अपनी तरफ, तो वो चार्ज को डिस्पर्स करना चाह रहा है, एक ही जगह इकट्ठा नहीं करना चाह रहा, और इस वजह से फिर ये स्पीशीज स्टेबलाइज होगा। पर ये जो CH3 माइनस है, ये इस कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर लेगा, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव कर लेगा और बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन। इसके साथ में आप Na+ को लगा सकते हो और CHCl3 बनेगा। इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म भी एक यूजफुल कंपाउंड है, ठीक है, एनेस्थीसिया देने के काम में लिया जाता था प्रीवियसली। अब ये जो सोडियम सॉल्ट बना है, इसमें अपन एसिडिफिकेशन कर सकते हैं। एसिडिफिकेशन कर देंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये थी ओवरऑल हेलोफॉर्म रिएक्शन। और हेलोफॉर्म रिएक्शन में जब आयोडोफॉर्म बनता है तो वह एक टेस्ट का काम भी करता है। RC डबल बॉन्ड OCH3 की रिएक्शन अगर I2 प्लस NaOH से कराएं तो बनेगा RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड CHI3। CHI3 एक सॉलिड कंपाउंड है येलो कलर का, तो ये येलो कलर के सॉलिड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म, एंड दिस इज द रिएक्शन फॉर द आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट लेकिन सारे कंपाउंड्स नहीं देते। कौन से कंपाउंड्स देंगे? वही सब जो मैंने ऊपर मेंशन किए थे। आयोडोफॉर्म टेस्ट वुड बी गिवन बाय मिथाइल कीटोन्स, 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल्स, इथेनॉल एंड एसिटल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल्स में सिर्फ इथेनॉल ये टेस्ट देगा, 3 डिग्री अल्कोहल्स ये टेस्ट नहीं देंगे। तो RC डबल बॉन्ड OCH3 मिथाइल कीटोन, RCHOHCH3 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल and acetaldehyde and ethanol. These are the compounds that will give a positive iodoform test. ये 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल्स आयोडोफॉर्म टेस्ट क्यों दे पाते हैं? क्योंकि आयोडोफॉर्म रिएक्शन में NaOCl भी बनता है Cl2 और NaOH की रिएक्शन से, और NaOCl अपने आप में एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सबसे पहले ये 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा RC डबल बॉन्ड OCH3 मिथाइल कीटोन में, और उसके बाद वही मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा जो मैंने अभी आपको ऊपर लिखवाया है। पहले अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन, फिर क्लोरीन का एडिशन, फिर से अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन, फिर क्लोरीन का एडिशन, फिर से अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन, फिर क्लोरीन का एडिशन। ये प्रोसेस 3 बार होगी। 3 बार होने के बाद ये सब्सटेंस बनेगा। इस सब्सटेंस में फिर OH माइनस का अटैक कार्बोनिल कार्बन पर होगा और फिर CCl3 डिपार्ट करेगा। तो ये है क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी पर बेस्ड एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन अगेन इसमें इनोलेट आयन का फॉर्मेशन इन्वॉल्व है, and this reaction is based on the acidic nature of alpha hydrogens. ये रिएक्शन वही कार्बोनिल कंपाउंड्स देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो फिर वो एल्डोल कंडेंसेशन अंडरगो कर नहीं सकता। एल्डोल कंडेंसेशन की प्रोसेस RCH2C डबल बॉन्ड OH, पहले एक जनरल एल्डिहाइड के लिए शो करता हूं। ये एक एल्डिहाइड है, ये इसका फंक्शनल कार्बन है और उसके पास वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन के पास इनफैक्ट
2 हाइड्रोजन होने चाहिए, तब जाकर फाइनल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन पाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं रखते, टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म रखते हैं 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इस पर्पस के लिए बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यूज करना भी बताया है। अपन कोई सा भी स्ट्रॉन्ग बेस मेटल हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, पूरा मैकेनिज्म दिखा रहा हूं आपको। ये स्ट्रॉन्ग बेस इस अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एल्डिहाइड्स का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है। क्यों है एसिडिक? क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, उसका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा है। एंड मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस इज, द मोर एसिडिक इज द कंपाउंड। प्रोडक्ट जितना स्टेबल बनेगा, प्रोडक्ट को बनाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी ना, लॉजिकल बात है। तो अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो जितना स्टेबलाइज हो सकेगा, उस प्रोडक्ट को फॉर्म करने की टेंडेंसी भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो ये हैं इसके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, जिनमें से सेकंड वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, जिसको अपन इनोलेट आयन कहते हैं। ठीक है, फिर ये इनोलेट आयन जो बन गया, ये अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है, पर इसमें होता क्या है कि न्यूक्लियोफाइल भी एल्डिहाइड से ही बनता है और अटैक भी अपने पेरेंट कंपाउंड पर करता है। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे एल्डिहाइड्स इनोलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ, कुछ एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स इनोलेट आयन में कन्वर्ट होंगे। ये प्रोसेस कुछ एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स के लिए होगा, लेकिन जो भी इनोलेट आयन बनेगा उसके आसपास बहुत सारे न्यूट्रल एल्डिहाइड्स भी होंगे, और इन न्यूट्रल एल्डिहाइड्स पर फिर ये इनोलेट आयन अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया। अटैक करने का मतलब होता है बॉन्ड बनाना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अटैक करने का मतलब होता है बॉन्ड फॉर्म करना, किसी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज की साइट पर जाकर बॉन्ड फॉर्म करना। तो ये जो इनोलेट आयन है, ये ओरिजिनल एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर रहा है, और इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा। एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, RCH2 CHO माइनस। ये तो ओरिजिनल, ये तो एल्डिहाइड की सिचुएशन हो गई, और इस पर आकर लग रहा है एक इनोलेट आयन CHR C डबल बॉन्ड OH। इसके अंदर जो ये वाला बॉन्ड है, रेड में दिखाया गया बॉन्ड, ये अभी अभी बना है। ये वाला प्रोडक्ट लिखने में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। यहां पर 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए हैं और ये एक एल्कोक्साइड आयन बना है। एल्कोक्साइड आयन अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस वाटर में से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, H प्लस रिमूव कर लेगा। प्रोडक्ट बनेगा RCH2 CHOH CHR C डबल बॉन्ड OH। ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है। ये प्रोडक्ट जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप है, ये उसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, और ये बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो इस कंपाउंड को अपन कॉमन नेमिंग में बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद हमें मिला है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसी तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं एल्डोल्स। दिस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इज एन एल्डोल। एल्डोल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एक एल ग्रुप है और ऑल ग्रुप है। एल स्टैंड्स फॉर एल्डिहाइड एंड ऑल स्टैंड्स फॉर अल्कोहल। तो इसमें ये एल ग्रुप है और ये ऑल ग्रुप है। बीटा पोजीशन पर अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा रहे हैं तो इसको बोलते हैं एल्डोल। एल्डिहाइड या कीटोन के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पर अगर
हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो ये एल्डोल होता है। लेकिन प्रोसेस यहां पर है एक्चुअली रुकती नहीं है। अगर बहुत ही कम NaOH डाला हो तो प्रोसेस यहां पर रुक सकती है, अदरवाइज सर थोड़ा सा बेसिक है मीडियम तो प्रोसेस यहां से आगे बढ़ेगी। नीरज एक सेकंड प्रोसेस पूरी कंप्लीट कर दूं, उसके बाद पूछ लेना। ओके सर। तो OH माइनस जो है ना यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन फिर से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि पूरा कंडेंसेशन प्रोसेस होने के लिए अल्फा पोजीशन पर 2 हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो पहली बार में एडिशन के लिए एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, अब इस अल्फा कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन बचा है, आप देख लीजिए। वो हाइड्रोजन भी आप रिमूव करेगा OH माइनस, और फिर से एक इनोलेट आयन बनेगा, इनोलेट आयन। ये इनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये फिर से इनोलेट आयन है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैसे है? ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में शामिल है, इन्वॉल्व्ड है। CHOH C डबल बॉन्ड C O माइनस, O पर नेगेटिव चार्ज हो और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो इसको इनोलेट कहते हैं। अब इस इनोलेट से ये OH माइनस को डिपार्ट कराया जाएगा। वैसे तो OH माइनस अपने आप में एक पुअर लीविंग ग्रुप है, पुअर लीविंग ग्रुप। OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टली तो डिपार्ट नहीं कर सकता था। लेकिन जब हम कॉन्जुगेट बेस बना देते हैं, कॉन्जुगेट बेस जो कि हमने यहां पर बनाया है, तो फिर उस कॉन्जुगेट बेस के जरिए हम OH माइनस को डिपार्ट करने के लिए फोर्स कर देते हैं। पहले ये वाला लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, ये वाला पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा और यहां से OH माइनस को डिपार्ट कराया जाएगा। तो प्रोडक्ट फाइनली ये बन रहा है RCH2 CH डबल बॉन्ड C R C। The network was lost in the middle. अभी आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके, तो ये प्रोडक्ट बनेगा फाइनली, OH माइनस आयन डिपार्ट करेगा। सर हाँ बोलो। सर ये वाली रिएक्शन वापस से बताना क्योंकि सर आवाज क्लियर नहीं आ रही थी आपकी। अभी आ रही है? यस सर। ओके, यहाँ पर RG पर मैं क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो जाता है कभी कभी। चलिए फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये अपना ओरिजिनल एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। सबसे पहले NaOH इसका एक अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करेगा। एक अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद ये अपना कॉन्जुगेट बेस बना, ये कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसको अपन इनोलेट आयन कहते हैं। इनोलेट आयन अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है और फिर ये न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में अपने ही ओरिजिनल मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। तो ये एक ओरिजिनल एल्डिहाइड है और ये एल्डिहाइड से बना हुआ न्यूक्लियोफाइल है। इस न्यूक्लियोफाइल का ये वाला कार्बन इस फंक्शनल कार्बन पर अटैक करेगा अपने लोन पेयर के जरिए और फिर ये दोनों पार्ट्स आपस में जुड़ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है और दोनों आपस में जुड़ गए हैं। बीच में जो येलो कलर से मैंने दिखाया है वो वाला बॉन्ड बना है। फिर यहाँ पर ये जो एल्कोक्साइड आयन बना है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया है, ये एल्कोक्साइड आयन यहाँ से वाटर जो मीडियम में है उसका H+ रिमूव करेगा और जब वाटर का H+ रिमूव करेगा तो यहाँ पर OH माइनस आयन प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये प्रोसेस एसिड कैटेलाइज्ड है। देखो ध्यान से, पहले स्टेप में एक OH माइनस कंज्यूम हुआ था और अब इस प्रोसेस में लास्ट स्टेप में एक OH माइनस प्रोड्यूस भी हो रहा है। तो ये प्रोसेस एसिड कैटेलाइज्ड है, इसमें एसिड एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है, खुद कंज्यूम नहीं हो रहा है बट प्रोसेस को करवाने में मदद कर रहा है। ठीक है ना? अब ये जो प्रोडक्ट मिला है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और अल्कोहल ग्रुप है और बीटा पोजीशन पर है एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में।
इसीलिए इसको बोलते हैं एल्डोल, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल दोनों प्रेजेंट हो। कीटोन से बनेगा तो उसको कीटोल कहेंगे, पर कीटोल वर्ड उतना पॉपुलर नहीं है, कीटोल्स को भी हम एल्डोल्स ही कहते हैं। अब ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, यहाँ पर रिएक्शन यूजुअली स्टॉप नहीं होगी अगर अपना टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म है 40-50 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा। और एलिमिनेशन कैसे होगा? एलिमिनेशन में अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप भी रिमूव हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर। और लॉस ऑफ वाटर के बाद अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये प्रोसेस मैंने यहाँ पर शो करी है। पहले OH- ने अल्फा हाइड्रोजन रिमूव किया, ये इनोलेट आयन बना, फिर से एक नया इनोलेट आयन बना जो कि कॉन्जुगेट बेस भी कहा जा सकता है। किसका कॉन्जुगेट बेस? इस वाले एसिड का। अगर इस कंपाउंड को अपन एसिड बोलें, इसका अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये है, और इस कॉन्जुगेट बेस से फिर OH- को डिपार्ट करवाया जा रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर फ्रॉम कॉन्जुगेट बेस, शॉर्ट में बोलते हैं E1CB। एलिमिनेशन की रिएक्शन है ये, इसमें OH- का रिमूवल हो रहा है, और यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ये जो लास्ट वाला स्टेप है ना, ये यूनिमॉलिक्यूलर है, इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ये वाला। इस लास्ट वाले एलिमेंट्री स्टेप में और कोई मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है, तो एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ठीक है ना, फ्रॉम कॉन्जुगेट बेस। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में जो एलिमिनेशन हो रहा है वो कॉन्जुगेट बेस बनने के बाद हो रहा है। एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर फ्रॉम कॉन्जुगेट बेस, इन शॉर्ट दिस इज कॉल्ड एज E1CB। E1CB मैकेनिज्म है ये। कॉन्जुगेट बेस बनने के बाद OH- को फोर्स किया जा रहा है डिपार्ट करने के लिए। तो एक H+ पहले रिमूव हुआ और अब ये OH- रिमूव हो गया, कुल मिलाकर लॉस ऑफ वाटर है। और इस लॉस ऑफ वाटर के बाद अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनने के बाद हम बोलेंगे कि अब एल्डोल का कंडेंसेशन हो गया। कंडेंसेशन का मतलब यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर से है। तो पहले एल्डोल बन चुका था, फिर लॉस ऑफ वाटर हुआ, तो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिला है। So this is the aldol condensation product, an alpha beta unsaturated carbonyl compound. ये भी ऑब्जर्व करो कि ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में शामिल है। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए भी अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आना प्रेफर्ड है। अल्फा और बीटा के बीच में ही डबल बॉन्ड आएगा और कहीं नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। उम्मीद है आपको ये प्रोसेस समझ में आई है। अगर ये प्रोसेस आपको समझ में आई है तो आप अपने लेवल पर ये प्रोसेस एसीटोन मॉलिक्यूल के लिए करवा कर देखें। एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन, ये है एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसके दोनों तरफ ही अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं। OH- डेल्टा ये लिखा रहेगा सिंपली, और कई बार डेल्टा भी नहीं लिखा रहेगा। डेल्टा बस ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा हायर टेम्परेचर पर मेंटेन कर रहे हैं एक्वस मीडियम में। तो ट्राई करें इसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना। तो सबसे पहले क्या होगा, OH- ये अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक होगा उसके कारण एक इनोलेट आयन बनेगा। इनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। इनोलेट आयन का मोर स्टेबल स्ट्रक्चर ये है, ये इनोलेट आयन का मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है। H2O का लॉस हो गया, कुल मिलाकर एक H+ निकल गया और OH- के साथ कंबाइन कर गया। अब ये जो इनोलेट आयन है ये अपने ही पेरेंट मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, इसको बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक हो तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, और एक दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक हो तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। तो ये जो इनोलेट आयन है ये फिर से कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई अगर करे
तो उस कार्बन के थ्रू हम एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा सकते हैं एसीटोन पर। उसके बाद क्या होगा, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा, CH3 CO माइनस, और ये नया वाला बॉन्ड बना, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह से है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और फिर ये जो एल्कोक्साइड आयन है ये वाटर में से H+ निकाल लेगा, और इस तरह से हमें एक एल्डोल ऑब्टेन हो जाएगा। ये एल्डोल है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है ये, इसको भी अपन कीटोल बोल सकते हैं, बट कॉमनली एल्डोल वर्ड दोनों ही केसेस में यूज करते हैं। उसके बाद OH- के साथ एक बार और रिएक्शन होगी, इस अल्फा कार्बन पर अभी भी 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, इनमें से एक हटाया जाएगा, और फिर जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो OH- को डिपार्चर के लिए फोर्स करेगा। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेप कम दिखाया है, डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाकर दिखा रहा हूं। पहले कॉन्जुगेट बेस बनाना चाहिए था, फिर E1C भी कराना चाहिए था, पर थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहे हैं, और अल्फा बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डायरेक्टली दिखा रहे हैं। तो ये अपना एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ऐसे ही साइक्लोहेक्सेनोन के साथ कर सकते हैं, साइक्लोहेक्सेनोन के साथ बनाकर देखें, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने के बारे में सोचें, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने के बारे में सोचें कि 2 मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ना है। पहले इसका अल्फा कार्बन रिमूव होगा, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा, और फिर वो अल्फा कार्बन के जरिए दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच हो जाएगा। तो ये अल्फा कार्बन है, इसके जरिए ये दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच हो जाएगा। यहां पर एक दूसरा मॉलिक्यूल बना दो, मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर जब अटैक होगा तो वहां पर एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा, और फिर वो एल्कोक्साइड आयन वाटर से H+ रिमूव करके OH बना लेगा। तो ये प्रोडक्ट अपन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो। आपको ये प्रोडक्ट डायरेक्टली लिखना समझ में आ रहा है निहारिका? इसमें ये ध्यान रखना कि बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनना चाहिए। सर हाँ बोलो नीरज। सर ये डायरेक्टली कैसे लिखा बताना वापस। ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स आपस में अपन ऐड कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं, तो इस अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करा मनी मन, ऐसा इमेजिन करो, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया इस हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद, फिर इस नेगेटिव चार्ज ने इधर अटैक किया, तो अल्फा कार्बन के जरिए ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जा रहा है। ये अल्फा कार्बन के साथ दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो गया, और दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक किया, तो वहां पर O- आ गया, O- ने बाद में H+ एब्स्ट्रैक्ट किया तो OH बन गया। तो इस तरह से बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया, जिसको अपन एल्डोल भी बोल देते हैं, कीटोल या एल्डोल दोनों ही चलेगा, वैसे एल्डोल यूज करना ज्यादा फैमिलियर है। उसके बाद आप अल्फा OH बेसिक मीडियम में आप लॉस ऑफ वाटर कराएं, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से OH- रिमूवल होगा, अल्फा से H+ और बीटा से OH- का रिमूवल होगा, और इस प्रकार अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अल्फा और बीटा के बीच में ही डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये फाइनल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, इसको बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। कुछ और सिचुएशंस में भी एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स लिखना सीखते हैं।
एक दूसरी सिचुएशन हो सकती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हमें गिवन हो। तो उसमें एक आसान केस तो तब बनेगा जब दूसरे वाले एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन ही ना हो। जैसे ये बेंजल्डिहाइड, एक मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का दे दिया और दूसरा मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड का दे दिया, ठीक है। बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, OH माइनस डेल्टा लिख दिया। तो सिर्फ एसिटल्डिहाइड में ही अल्फा हाइड्रोजन है, बेंजल्डिहाइड के पास तो अल्फा पोजीशन पर बेंजीन रिंग लगी हुई है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो सिर्फ एसिटल्डिहाइड का ही अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। इनोलेट आयन सिर्फ एसिटल्डिहाइड ही बना पाएगा, और एसिटल्डिहाइड ने अगर इनोलेट आयन बना लिया तो अब उसके पास दो चॉइसेस हैं, एक्चुअली दो चॉइसेस। या तो ये इनोलेट आयन दूसरे बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक करे, या फिर ये इनोलेट आयन दूसरे एसिटल्डिहाइड पर अटैक कर दे। एसिटल्डिहाइड भी सॉल्यूशन में अवेलेबल है, तो उस पर भी अटैक हो सकता है, ठीक है ना। जो बेंजल्डिहाइड्स होते हैं वैसे उनकी रिएक्टिविटी थोड़ा कम होती है एसिटल्डिहाइड के मुकाबले, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में एक बल्की ग्रुप लगा हुआ है फंक्शनल कार्बन के पास। मोर ओवर बेंजल्डिहाइड में रेजोनेंस है, और रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया है बेंजीन के कार्बन और फंक्शनल कार्बन के बीच में, जिसके कारण न्यूक्लियोफिलिक अटैक और भी मुश्किल हो गया है। इस फंक्शनल कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम है, एसिटल्डिहाइड में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन फंक्शनल कार्बन ज्यादा है, ठीक है ना। और स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, लेसर स्टेरिक हिंड्रेंस एंड ग्रेटर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों ही चीजें एसिटल्डिहाइड पर अटैक को ज्यादा फेवरेबल बना रहे हैं। तो वैसे तो ये जो इनोलेट आयन बना है ये बेंजल्डिहाइड पर भी अटैक कर सकता है, और इसके कुछ आयंस एसिटल्डिहाइड पर भी अटैक करेंगे, पर एसिटल्डिहाइड पर अटैक ज्यादा फेवर्ड है स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से, ठीक है ना। तो मेजर प्रोडक्ट एसिटल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड का ही बनेगा अभी भी, लेकिन एक क्रॉस प्रोडक्ट भी बनेगा। अगर क्वेश्चन इस तरह का आया है तो ज्यादा संभावना इस बात की है कि क्वेश्चन देने वाले का इंटेंशन ये है कि आप इन दोनों के बीच में क्रॉस रिएक्शन कराओ, यही सोचकर उसने यूजुअली क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है ना। क्रॉस रिएक्शन का प्रोडक्ट भी अपन लिख सकते हैं। वैसे अगर मेजर प्रोडक्ट पूछा जाए तो वो एसिटल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड के बीच में ही रिएक्शन से बनना चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन ने इस तरह से लिख कर दिया है बेंजल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड, तो क्वेश्चन बनाने वाले का जो मोटिव है वो मोस्ट प्रोबेबली यही है कि आपसे वो क्रॉस प्रोडक्ट बनवाना चाह रहा है। तो ऑप्शन में जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला ऑप्शन देखे उसको मार्क कर देना चाहिए। वैसे अगर मेजर प्रोडक्ट पूछा गया हो, मेजर प्रोडक्ट ऐसा वर्ड यूज किया गया हो, तो वो एसिटल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन से ही बनेगा। तो एक प्रोडक्ट यहां पर क्रॉस रिएक्शन से बन रहा है और एक प्रोडक्ट सेल्फ रिएक्शन से बन रहा है। एक सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट है और एक दूसरा वाला क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है। तो ये जो दो प्रोडक्ट्स यहां पर बन रहे हैं, फाइनली इन दोनों केसेस में ही H प्लस का एडिशन होगा और बाद में वाटर का रिमूवल होगा। पहले H प्लस ऐड करें, वाटर से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, न्यूट्रलाइज होंगे, और बाद में फिर लॉस ऑफ वाटर भी होगा थोड़ा सा वार्म करने पर। तो दोनों से कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा।
इस तरह का कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा और बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो। इस सेकंड वाले प्रोडक्ट को क्रोटोनल डिहाइड कहते हैं, क्रोटोनल डिहाइड। इस तरह का CH3CH डबल बॉन्ड CH COH ये मॉलिक्यूल रहे तो इसको क्रोटोनल डिहाइड कहते हैं। और ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल जो है इसको सिनेमल डिहाइड कहते हैं, सिनेमल डिहाइड। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में यहां पर दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है ना। बट क्रोटोनल डिहाइड शुड बी द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ लेसर स्टेरिक हिंड्रेंस एंड ग्रेटर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर क्वेश्चन ने मेजर वगैरह कुछ नहीं बोल रखा है और सिंपली ये दो मॉलिक्यूल्स लिखकर दिखा दिए और पूछा कि इनसे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बनाने वाले का इंटेंशन ये है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट बनाइए, एक से H+ निकालिए और दूसरे वाले पर अटैक करवाइए, ठीक है। ऐसे अगर रिएक्शन हो रही हो एसिटल्डिहाइड और एसीटोन के बीच में, तो यहां पर सोचो कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में यहां पर कितने प्रोडक्ट्स बनना पॉसिबल है, तो अगर सोचा जाए तो यहां पर 4 प्रोडक्ट्स बनना पॉसिबल है। 4 कैसे? एक तो एसीटोन से ही इनोलेट क्रिएट हो और एसीटोन पर ही अटैक करे, या फिर एसिटल्डिहाइड से इनोलेट क्रिएट हो और एसिटल्डिहाइड पर ही अटैक करे, या फिर एसिटल्डिहाइड से इनोलेट क्रिएट करके एसीटोन पर अटैक करवाएं, या फिर एसीटोन से इनोलेट आयन बनाएं और एसिटल्डिहाइड पर अटैक करवाएं। तो यहां पर 4 क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। 4 क्रॉस नहीं, 4 में से 2 तो सेल्फ हैं और 2 क्रॉस हैं। 4 एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। चारों ही बनेंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर प्रोडक्ट बताओ, तो मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मी तब बनता है जब आप वो हाइड्रोजन रिमूव करें जो ज्यादा एसिडिक हो और उस वाले स्पीशीज पर अटैक करवाएं जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो। तो एसिटल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ ज्यादा रिएक्टिव है। इस तरह की रिएक्शन अगर दी हुई है, तो अगर क्वेश्चन चाह रहा है अपन क्रॉस प्रोडक्ट बनाएं, तो फिर इस वाले एसीटोन का अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करें, इनोलेट आयन फॉर्म करें और एसिटल्डिहाइड पर अटैक कराएं। अटैक उस मॉलिक्यूल पर कराएं जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और न्यूक्लियोफाइल दूसरे वाले से प्रिपेयर करें। अगर एक ही प्रोडक्ट बनाने को कहा गया है तो इस तरह से सोच सकते हैं, जो ज्यादा रिएक्टिव हो उस पर अटैक कराएं और न्यूक्लियोफाइल दूसरे वाले से क्रिएट करें। तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर मैंने एसीटोन से क्रिएट किया और फिर अटैक एल्डिहाइड पर करा रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा, अब जब एल्डोल बनेगा ना, उसका एक पार्ट एसिटल्डिहाइड से आया है और एक पार्ट एसीटोन से आया है, जिनको मैं 2 डिफरेंट कलर्स में शो कर रहा हूं। तो ये वाला पार्ट एसीटोन से आया है और ये वाला पार्ट एसिटल्डिहाइड से आया है, और फिर से ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना है। बेसिक मीडियम में ये डिहाइड्रेट हो जाएगा, अल्फा पोजीशन से H+ निकलेगा और बीटा पोजीशन से OH-, और फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेशन क्रिएट हो जाएगा। इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अगर इसका IUPAC नेम पूछा जाए तो क्या बोलोगे यशवंत? What would be the IUPAC name of this compound?
नंबरिंग कीटोन वाली यार साइड, यार ये क्या बात होती है? गलत बात है, मैं खाना खा रही हूँ। कीटोन वाली साइड से आप दिखाओ। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा पेंट 3-ene-2-one, ठीक है ना। तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। कभी कभी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन भी हो जाता है। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन सर वो ऊपर है ना, अपन ने एसीटोन और है ना एल्डिहाइड की रिएक्शन ही क्यों करवाई, और मतलब सेल्फ क्यों नहीं करवाया? नहीं होंगे तो चारों ही, सेल्फ भी होगा और क्रॉस भी होगा, ठीक है ना। जैसा मैंने लिखा 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे, 4 एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स बनेंगे। पर अगर आपको एक प्रोडक्ट ऑप्शन में मार्क करना हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको वो प्रोडक्ट मार्क करना चाहिए जिसमें मोर रिएक्टिव सब्सटेंस पर रिएक्शन कराई गई हो। टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मोर रिएक्टिव एसिटल्डिहाइड है। तो एसिटल्डिहाइड क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए, इसलिए न्यूक्लियोफाइल एसीटोन से क्रिएट किया और अटैक एसिटल्डिहाइड पर करा रहे हैं, ठीक है। वैसे तो प्रोडक्ट चारों ही बनेंगे और कौन सा मेजर बनेगा ये प्रोडक्ट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह से अगर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो क्वेश्चन देने वाले का जो इंटेंशन है वो यही है कि आप एक से न्यूक्लियोफाइल बनाओ और दूसरे वाले पर अटैक कराओ, और अटैक उस पर कराओ जो ज्यादा रिएक्टिव हो, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, ठीक है ना। अब एक और तरह का एल्डोल कंडेंसेशन कंसीडर करते हैं। कभी कभी मॉलिक्यूल में 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जैसे इसके अंदर, ठीक है ना, तो फिर यहां पर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होने की संभावना रहती है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, एक साइड से H+ रिमूव करेंगे और दूसरे वाले पर अटैक कराएंगे, दूसरे वाले एल्डिहाइडिक ग्रुप पर। तो इस सिचुएशन में फिर रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। पहले OH- यहां से अटैक करेगा, इनोलेट आयन बनेगा, इनोलेट आयन बना लीजिए। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन से 1 2 3 4 5 6 7 इनोलेट आयन बन गया जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। फिर इस इनोलेट आयन के जरिए दूसरी वाली साइट पर अटैक कराएंगे। अटैक कराने के लिए the network is actually poor at this point of time, so I'm ending the session right now. आपको मेरी आवाज आ रही है? क्लियर नहीं आ रही है। नेक्स्ट सेशन में यहाँ से रिज्यूम करेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन पर अपन ने आज बात कर ली है। कैनेजारो रिएक्शंस के बारे में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन और उनके रिएक्शंस की तरफ आएंगे, ठीक है ना। आज अपन यहीं पर कंक्लूड कर लेते हैं because network is fluctuating quite a bit, so we'll meet in the next session. Thank you everyone. सर